सो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के बारे में। ठीक है, आज मैं बताऊंगा हिंदी में हम कैसे पासिंग से अधिक मार्क्स स्कोर कर सकते हैं सिर्फ एक दिन में। ठीक है, केवल एक दिन पढ़ करके आप 30 या 35 या 40 नंबर के आसपास आप ला सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा, हिंदी के टॉपिक्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और रिपीट होता है उनका क्वेश्चन। ठीक है, हर बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ पहला जो टॉपिक है, लेखकों एवं कवियों के जीवन परिचय। ठीक है, सबसे पहले आपको जीवन परिचय तैयार करने हैं। मैं उन जीवन परिचय को बताऊंगा, मैं बताऊंगा वो जीवन परिचय, जितना भी जीवन परिचय बताऊंगा आपको बस तैयार कर लेना है। ठीक है, जो जो बताऊंगा बस वो तैयार कर लेना, वही आएगा एग्जाम में, आप भाई भरोसा कर लो। अगला देखो आप, काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व में भी मैं जो जो बताऊंगा, जो जो चीज़ें बताऊंगा, 6 नंबर का आता है। 6 नंबर की चीज़ें पूरी पूरी आपको क्लियर हो जाएगी, आपको अभी याद हो जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए हमारे वीडियो में। और दोस्तों, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला देखिए, हमारा तीसरा नंबर जो पॉइंट है, हिंदी व्याकरण। ठीक है, हिंदी व्याकरण में मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, हमेशा रिपीटेड, ये याद रखिएगा, ये जितने भी हम टॉपिक लिखे हैं ना, हर बार सेम क्वेश्चन पूछते हैं। कैसे पूछते हैं इसके बारे में मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल्स बात करूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यदि हम बता दें आपको तो थोड़ा सा हम अगर डेट पे गौर करें, तो आज होगी हमारी 23 मार्च, और 24 मार्च को हमारा किसका पेपर है? हिंदी का पेपर है। तो क्या आप तैयार हैं हिंदी के पेपर के लिए? नहीं, आपके अंदर अभी भी बिलीव नहीं है, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके बिलीव को लाऊंगा, मैं आपको नए रास्ते को उम्मीद दिलाऊंगा। आप देखते रहिए हमारे वीडियो को। देखिए, 23 मार्च हो गया ना आज, कल है हमारा 24 मार्च, कल है हमारा 24 मार्च, और यही है हमारी रणभूमि। कल हमें जाना है रणभूमि में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम ये कहें कि मेरे पास 24 घंटे बचे हैं। ठीक है, हमारे पास कितने कितने घंटे बचे हैं? 24 घंटे बचे टोटल। अब आप कहोगे कि 24 घंटे हमको पढ़ना पड़ेगा तभी तो हम एग्जाम में तैयारी कर पाएंगे अच्छे से। वो भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, आप लोग बहुत सारे टेंशन में आप लोग जूझ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप जितना भी समय बचा उसमें उसमें यदि आप अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ अपने अच्छे अच्छे कंटेंट और अच्छे अच्छे अपने स्मार्ट स्टडी को लेकर के तैयारी करते हैं तो आप गारंटेड अच्छे मार्क्स लाओगे। ठीक है, आपको हम कह दें कि 24 घंटे हैं आपके पास, आप तो अब तक मोबाइल चलाएं, दोस्तों के साथ घूमें, कुछ भी किए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन आज आज 23 को आप संकल्प करो कि हम आज घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। एक रूम लो अपना, अपने इस किसी भी एक रूम के कोने में जाकर बैठ जाओ। ठीक है, और अपना जो एक कापी है, एक किताब है, अपना लेकर के हिंदी का वहीं पे तैयारी करो अपनी। ठीक है, और आपको तैयारी कैसे करनी है ये मैं बता रहा हूँ। देखिए देखिए, आपके पास 24 घंटे हैं, लेकिन मैं कोई आपको 24 घंटे नहीं पढ़ने को कह रहा हूँ। ठीक है, मैं कभी भी आपको नहीं कहूँगा कि आप 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे पढ़िए, ऐसा इम्पॉसिबल है, आप कर ही नहीं पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, 24 घंटे में 20 घंटे, 18 घंटे, ये अपवाद होते हैं, सब एक्सप्लेनेशन होते हैं। यहाँ पे देखिए, आप 24 आवर्स में से आप 12 घंटे कुछ भी करें, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, आपको भी उससे मतलब नहीं रखने की ज़रूरत है। ठीक है, आप 12 घंटे जो करना है वो कर सकते हैं। मोबाइल चलाइए, फिल्म देखिए, सोइए, आप जो कुछ करना है कीजिए, लेकिन 12 घंटे तक ही सीमित रहना चाहिए ये। ठीक है, और बाकी इसमें से बचे 12 घंटे, 24 घंटा में भी मैं घटा दिया। ठीक है, एक दिन की भी बात नहीं कर रहा हूँ, आधे दिन की बात कर रहा हूँ। आधे दिन में आपकी तैयारी कराऊंगा मैं हिंदी की। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 24 घंटे को 12 घंटे में डिवाइड करके उसको मैंने हटा दिया। ठीक है, 12 घंटे को हटा दिया मैं। अब यहाँ पे 12 घंटे टोटल बच जाएंगे। ठीक है, आपके पास बच गए 12 घंटे और। ठीक है, और इस 12 घंटे का 1 घंटा भी आपको बर्बाद नहीं करना है। 1 आवर भी अगर बर्बाद गया तो आप समझ लीजिए विचलित हो रहे हैं। ठीक है, आपको यदि हिंदी में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करनी होगी, यदि आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो। ठीक है, यदि आपको अच्छा मार्क्स लाना है और चाहते हैं कि मेरा पासिंग से अच्छा है और थोड़ा सा लेवल हमारा अच्छा हो, तो आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी। ठीक है, ठीक है, 12 घंटे का जो टाइम है, इसमें आपको पहला जो टॉपिक मैं बताऊंगा, इसमें आपको सबसे पहले जीवन परिचय याद करने होंगे। ठीक है, जीवन परिचय से मैं बता दूं, दो
कवि और एक लेखक, यानी कि दो लोगों का जीवन परिचय पूछता है, ठीक है, जो 3-3 नंबर का होता है। लेखक का भी 3 नंबर का और कवि का भी 3 नंबर का। और इसमें से मेरे एनालिसिस के द्वारा जहाँ तक मुझे मिला है ढूंढने पर, ये जो पांचों आपको दिख रहे हैं जो महान पुरुष हैं, इन लोगों के बारे में आपको तैयारी करनी पड़ेगी। यहाँ पे वो सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन परिचय को भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपका फटाफट नाम लिख दे देता हूँ। लेखक में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, कवि में गोस्वामी तुलसीदास, रसखान सुभद्रा कुमारी चौहान। यदि आप इन 5 जीवन परिचय को तैयार कर लेते हैं तो आपको 6 नंबर कंफर्म है। जीवन परिचय को याद कैसे करना है ये थोड़ा सा देखिए, ठीक है। इस जीवन परिचय को हम याद कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमको इनके जन्म और मृत्यु के बारे में जान लेना है, ठीक है। जन्म और मृत्यु के बारे में जानने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा कैसे हुई, इनका साहित्य में स्थान कैसा रहा, इनकी कृतियाँ क्या है, इनकी भाषा और शैली कैसी है, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान देना है, कहानी को अपने मन से अच्छे से आपको ड्रा करना है, यानी व्याख्यात करना है उसको। और यदि आप चाहते हैं कि रट करके हम डायरेक्ट लिख दे तो ऐसा नहीं है, आप दिमाग से अच्छे से पढ़िएगा उनकी कहानी को। किसी का भी कहानी याद करना बहुत ही आसान होता है, लगभग 1.5 से 2 घंटे में आपको ये तैयार हो जाएगा अगर आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ते हैं तो। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं काव्य सौंदर्य की बात करूँ, ठीक है, काव्य सौंदर्य के तत्वों के बारे में अगर बात करूँ तो इसमें से 3 तरह के प्रश्न, 3 तरह के टॉपिक पर प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है रस, दूसरा अलंकार, तीसरा छंद। ये तीनों 2-2 नंबर के होते हैं, यानी कि टोटल ये कितने नंबर के, 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। यहाँ पे देखिए रस जो होता है, रस में 2 ही चीजें आपको याद करनी होते हैं। रस के तो बहुत से प्रकार होते हैं, रस की डिफिनीशन भी होती है, लेकिन डिफिनीशन याद नहीं करनी है, रस के बारे में कुछ भी जानने की प्रयास नहीं करनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, सीधे से सिंपल से आपको यहाँ पे जाना है हास्य रस पे और करुण रस। इसके प्रकार है, टाइप्स है, और इस हास्य रस को और करुण रस को, इसके डिफिनीशंस आपको याद कर लेनी है, ठीक है। डिफिनीशंस जब याद हो जाएगा तो आपको एक उदाहरण याद कर लेना है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। हास्य रस और करुण रस दोनों के डिफिनीशंस और उदाहरण, यानी परिभाषा और उदाहरण याद करने हैं। अगला देखिए अलंकार, ठीक है। अलंकार की अगर बात करें तो अलंकार भी 2 प्रकार के प्रश्न, तो अलंकार से जैसे 3 प्रकार के पूछे जाते हैं, रूपक, उपमा और एक उत्प्रेक्षा होता है, लेकिन इसमें अथवा करके प्रश्न पूछता है। तो अगर हम कह दें कि रूपक अथवा उपमा या उपमा अथवा उत्प्रेक्षा, यानी कि इन दोनों में से कोई ना कोई अथवा कह के पूछेगा तो कोई ना कोई एक आएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से दोनों को आप क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे, दोनों की परिभाषा और एक उदाहरण के साथ। बात करें छंद की तो छंद से भी दो तरह के टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। छंद के प्रकार 2, रोला और सोटा। रोला के डिफिनीशंस और उसके उदाहरण के बारे में पूछा जाता है, और सोटा इसमें भी अथवा करके पूछ सकता है, या फिर एक तरह का और क्वेश्चन पूछता है इन तीनों में से, ठीक है। इसमें से एक सेंटेंस दे दिया रहेगा, एक कविता दिया रहेगा, कविता के रूप में, एक दोहा के रूप में, ठीक है, और उसको पढ़ करके बताना होगा कि उसमें कौन सा रस है, ठीक है, कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है। उसके बाद से अथवा करके ये सब दिया रहता है, ठीक है। तो आपको डिफिनीशंस और जो परिभाषा लिखना होता है वो हमारे हिसाब से आपको आसान रहेगा उसको पढ़ने के लिए, यानी कि जो हम बताए हैं कविता दिया रहता है और उसको लिखने के लिए आपको ज़्यादा अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए उससे अच्छा है कि आप इसके प्रकारों को जितना भी बताए हैं 6 प्रकारों को आप यदि याद कर लेते हैं, वो बहुत ही आसान है, याद हो जाएगा आप लोगों से। तो आप यदि याद कर लेते हैं तो आपका 6 नंबर पक्का, ठीक है। तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। हिंदी व्याकरण में टोटल 5 टॉपिक से प्रश्न पूछते हैं। पहला है हमारा उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय, तीसरा पर्यायवाची, चौथा तत्सम और 5वां समास। यानी टोटल 5 टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे, और मैं बता दूं तो उपसर्ग जो 2 नंबर के इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये अ, अधि, अनु, अप, अभि, आ, उप, परि, सह, सु, ये वाले जितने भी उपसर्ग हैं ये पिछले सालों में बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप इन सबको तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बता दें कि उपसर्ग होता क्या है।
उपसर्ग में हम क्या कहते हैं, कैसे इसमें प्रश्न पूछता है, ऐसे दे दिया रहेगा जैसे हम लिखे हैं अ अधि अनु अप, ऐसे दे दिया रहेगा और कहेगा कि इसमें आप कुछ शब्दों को जोड़ करके इसमें क्या कीजिए, एक ऐसा शब्द बनाइए जिसका एक अर्थ निकले, अर्थ निकलना चाहिए, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उसमें कहेगा कि मेल करके बनाइए। तो अ है ना, अ के बाद, अ के बाद से हम एक ऐसा शब्द जोड़ेंगे, ऐसा कुछ लिखेंगे जिसका एक शब्द बने और उसका एक अर्थ निकले, ठीक है। तो यही जैसे कि मान लीजिए अ है, तो अ में हम जोड़ देंगे पमान, तो क्या हो जाएगा अपमान, ठीक है। ऐसे अप है तो अप में मान जोड़ देंगे तो अपमान हो जाएगा। अभी है, अधि है तो अधि और उसमें कार जोड़ देंगे तो अधिकार, ठीक है ना। उसके बाद वाला शब्द जोड़ देना है। बाद में अगर शब्द जोड़ देते हैं तो उपसर्ग होता है, और उपसर्ग में से टोटल 2 नंबर के प्रश्न पूछेंगे और ये दोनों नंबर आसानी से आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अगला है प्रत्यय। प्रत्यय में भी सेम ऐसे ही, ये जो लिखे हैं ना, हम जो लिख करके दिखाए हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आप इसी को पढ़िएगा केवल, ठीक है। आपको उपसर्ग के डिफिनीशंस, प्रत्यय के डिफिनीशंस के बारे में कुछ नहीं जानना है, ठीक है। बस इतना आप पढ़ लीजिए, इतने के बारे में जान लीजिए, इतना को वाक्य बनाना जान लीजिए, शब्द बनाना जान लीजिए, आपके लिए बहुत है। इसमें प्रत्यय में क्या होता है, उसके विपरीत होता है उपसर्ग के। उपसर्ग में हम बाद में जोड़ रहे थे, प्रत्यय में हमें पहले जोड़ना है। हट है ना, हट के पहले ऐसा क्या जोड़ें कि उसका एक अर्थ निकल जाए, और यही हमारा प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। प्रत्यय में ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे कि मेल करके और एक शब्द बनाइए, ठीक है। तो इसमें अगर क्या मेल किया जाए, क्या जोड़ा जाए कि इसके जो शब्द हो उसको एक अर्थ प्रकट करे। जैसे कि हट है ना, इसमें अगर हम आ जोड़ देते हैं, आ हट, तो आ हट हो जाएगा जिसका एक अर्थ निकलेगा। आई है, खिलाई पिलाई पढ़ाई, ये सब क्या हो जाएगा हमारा, वो पहले वाला जोड़ देंगे और ये क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है पर्यायवाची। पर्यायवाची का तो कोई समय सीमा नहीं है, कभी भी कोई कहीं से भी आ सकता है, लेकिन फिर भी हम कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे दे चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट शब्द दिए हैं जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसे तैयार कर सकते हैं। अगला है तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव में से भी तद्भव दिया रहता है और उसको तत्सम में बनाना रहता है, तो इसमें भी कोई समय सीमा नहीं रहता है, पर्यायवाची के जैसे ही होता है। तो इसमें भी हम कुछ इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं, आप तैयार कर सकते हैं इसे, ठीक है। आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि आ भी सकता है ये एग्जैक्ट एग्जाम में। अगला है हमारा समास। समास में दोस्तों कुछ नहीं पढ़ना, समास की डिफिनीशंस और समास में बहुब्रीहि, सारा समास पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस 2 ही समास पढ़ना है, द्वंद्व समास और द्विगु समास। यदि आप दोनों समास को डिफिनीशन के साथ साथ पढ़ लेते हैं तो आपके लिए इतना काफ़ी है। अगला है हमारा संस्कृत व्याकरण, ठीक है। संस्कृत व्याकरण में संधि, संधि से पूछे जाने वाले 2 टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला है यण संधि और वृद्धि संधि। इसके बारे में आप बुक में, अपने बुक में जाइएगा और उसमें से आप यण संधि के नियम और वृद्धि संधि के नियम को पढ़ लीजिएगा और उससे किसी भी शब्द को संधि विच्छेद कैसे करते हैं ये सीख लीजिएगा, बस आपका नंबर 2 नंबर फिक्स है, ठीक है। अगला हमारा शब्द रूप। शब्द रूप में क्या करना है, विभक्ति, एक वचन, बहुवचन और द्विवचन, जो भी आपको तैयार करना है। जैसे कि मान लीजिए सप्तमी पंचमी का बहुवचन लिखिए, ऐसे लिखना है, ठीक है ना। तो इन तीनों, ये तीनों जो लिखे हैं हम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, बोर्ड एग्जाम में। तो आप इनके जो इतने अच्छे से याद करना है कि विभक्ति और बहुवचन एक वचन भी पूछेगा तो उसमें भी आपको घबराना नहीं है, तुरंत आंसर लिख देना है। अगला है धातु रूप। धातु रूप में भी वैसे ही पूछेगा, ठीक है, इसके जैसे ही, शब्द रूप के जैसे ही, लेकिन यही होता है इसमें विभक्तियाँ होती हैं और धातु रूप में विभक्तियाँ नहीं होती हैं, इसमें वचन होते हैं और क्या होता है, पुरुष होता है, ठीक है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इसमें भी आप पठ, हस और पच का आप याद कर लेंगे और आपका एग्जाम सफल होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको मदद मिलेगी जरूर हमारे इस वीडियो से। और आगे एक चीज़ की बात करें जो संस्कृत व्याकरण से नहीं है, बस इस संस्कृत संस्करण से है, संस्कृत संस्करण से है, लेकिन संस्कृत व्याकरण से नहीं। एक श्लोक पूछता है, ठीक है, संस्कृत का एक श्लोक पूछता है जो उस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसका मतलब ये होता है कि जो श्लोक, वही श्लोक आपको लिखने हैं जिससे रिलेटेड, जिससे संबंधित कोई भी चीज उस प्रश्न पत्र में न की गई हो, न पूछी गई हो, ठीक है। तो एक ऐसा श्लोक याद कर लीजिएगा, मात्र 4 लाइन का श्लोक याद करना है, तो 2 श्लोक याद कीजिएगा, एक अगर आ गया तो एक नहीं आएगा तो उसे लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए जितना भी मैंने टॉपिक बताया उसको आपको याद करने में सिर्फ
और सिर्फ 6 घंटे लगेंगे। मेरे अकॉर्डिंग मैं बता दूं, यदि आप फुल कंसंट्रेट और फोकस के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं अपने कोने में बैठकर, तो आपको 5 से 6 घंटे में ये टोटल टॉपिक्स आपको याद हो जाएंगे। इतने आसान हैं, ठीक है। और इतने मैंने सिंपली से, इतने अच्छे से मैंने बता दिया कि क्या क्या आने वाले हैं, ठीक है। तो आप 5 से 6 घंटे में इसको याद कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे भाई आपने तो कहा था कि 12 घंटे हमको पढ़ने हैं, 6 घंटे में ख़त्म हो जाएगा तो करेंगे क्या? लेकिन आपको करना है, ठीक है। 6 घंटे 7 घंटे आपको ये करना है। उसके बाद से आपको वो चीज़ पढ़ना है जो आप नहीं पढ़े हैं और जो पहले पढ़े हैं स्कूल जाते समय, यानी कि गद्यांश, पद्यांश, गद्य के विकास में संक्षिप्त जो प्रश्न पूछे जाते हैं, पद्य के विकास में संक्षिप्त जो प्रश्न पूछे जाते हैं, चर्चा ऑप्शंस होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है। निबंध के बारे में पढ़ना है। निबंध के बारे में पढ़ने के बाद एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है, यानी प्रार्थना पत्र के बारे में पढ़ना है। और भी चीज़ें होती हैं जैसे मेवाड़ मुकुट वगैरह, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो बाकी समय आपके लिए, आपको उसके लिए छोड़े हैं और इस समय में आपका कॉन्सेंट्रेट हटना नहीं चाहिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारे वीडियोज़ को यदि पसंद आती हैं तो। थैंक यू।